हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह बुक जो है सो एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। आप देख सकते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है, और सक्सेस इज़ माई अचीवमेंट, मतलब आप समझ गए होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है सो टेस्ट नंबर 3 से चलेंगे और टेस्ट नंबर 4 को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए आज तो जीके जीएस की तैयारी करने के लिए अब हम लोग देखते हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना होती है। तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है सो 1000 वाट होती है। 1000 वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल सेकेंड पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होती है। तो 1 किलोवाट बराबर हम लोग क्या लिखे थे, तो समझ जाइएगा। जैसे कि अभी लिखे थे कि 1000 जूल सेकेंड पर पावर -1 होता है 1 किलोवाट बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होगा सो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे कि हम लोग बात किए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होती है वह कितना होती है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होती है। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होती है। तो इसको किससे मल्टी कर देंगे, 5.5 से मल्टीपल कर देंगे। यदि हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो 5 तिया 15 यानी कि 14 से बड़ा आ रहा है। तो 14 से बड़ा कौन सा डिजिट देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो समझिएगा, कार्य कब तक लगता है, जब तक वो दूसरे वस्तु को प्रभाव नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। कपिल जो है सो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति है अपना माथा पर 10 किलो वजन के कुछ लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यानी यह चला। ठीक है, चला मतलब क्या हुआ, यह काम किया। तो यह जो इसमें कार्य लग गया। आप देखते हैं एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, यानी कि ये भी काम किया है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, यानी कि ये भी काम किया, यानी कि खेलता है। तो इसमें से आंसर जो होगा से किसमें कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि ये कुछ नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्य करने में क्षमता वस्तु में क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्य करने में क्षमता यदि हम लगाते हैं, कार्य जब करते हैं तो एनर्जी लगाते हैं कि नहीं, यानी कि कैपेसिटी जैसे क्षमता होती है वहाँ पे तो एनर्जी लगाना पड़ता है। तो एनर्जी वस्तु में क्या, तो वस्तु में क्या होती है, तो ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ऊर्जा के साथ इसका सही आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो जब किसी चीज़ को आसानी की पेंडुलम का झूला जो होती है, यानी कि वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर का क्वेश्चन और 9 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे थ्योरी को समझकर। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मिश्रण का गुण जो होती है वह क्या क्या होती है। तो मिश्रण के जो घटक जो होते हैं उनके गुणों को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। यानी कि जो मिश्रण के घटक जो होते हैं, यानी कि जितना भी घटक से मिलकर बने होते हैं उनके गुणों को क्या करते हैं, तो बरकरार रखते हैं। तो बिल्कुल सही है, मिश्रण अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना होता है। यानी कि बिल्कुल सही है, अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। मिश्रण को भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसकी संरचना तय है, नहीं, इसकी संरचना जो है वह तय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, रेत और चीनी का मिश्रण का डैश उदाहरण है। तो रेत और चीनी का मिश्रण का जो डैश उदाहरण है वह किसके है, विजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगी। अब बात करते हैं विजातीय मिश्रण जो होती है यह क्या होती है। तो विजातीय मिश्रण जो होती है वह अलग अलग हिस्सा में अलग अलग गुण और रचना रखती है। विजातीय मिश्रण जो होती है वह अलग अलग गुण और अलग अलग संरचना रखती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत जो है वह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो बोल सकते हैं डाल्टन का सिद्धांत जो इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ का 1 मोल जो होती है वह कितने अणु के बराबर होती है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल के बराबर होती है। अब हम लोग बात करते हैं जल के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो 1 मोल में परमाणु की 1 मोल में किसी भी यानी कि 1 मोल में जो होती है वह कितनी परमाणु होती है, तो अभी हम बात किए कि 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। जब हम इसको मल्टी करेंगे 0.5 से तो 6×5 यानी कि 3 के लगभग में जाएगा। तो 3 से ज़्यादा जाएगा यानी 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं दिया गया प्रत्येक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एग्जाम में फिगर पूछ देता है और बोलता है यह प्रतीक जो है सो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया, 1 दिया है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होती है, तो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक मतलब ऊर्ध्वापतन, ठीक है। ऊर्ध्वापतन मतलब क्या होती है, जब कोई पदार्थ यानी कि जब पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैस में, यानी कि वह लिक्विड में चेंज नहीं होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होती है।
तब वह ऊर्ध्वापतन कहलाता है। तो कपूर जो से क्या है, ऊर्ध्वापतन का उदाहरण है। अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वापतन का उदाहरण है और नैप्थलीन जो है से ऊर्ध्वापतन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सोडियम जो होगा सो सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया, इसका पूर्ण पाचन जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो वह छोटी आंत में होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंतरिक गति निर्धारक, यानी कि बॉडी के मानव शरीर के अंदर आंतरिक गति का निर्धारक जो करती है वह कौन करती है। तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि हार्ट करती है, यानी कि मानव शरीर के किस अंगों में स्थिर होता है, तो कहाँ पे स्थिर होता है, तो दिल में स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग यदि हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन की किसकी प्रक्रिया है। तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया ये होती है कि एक गर्भाशय के लाइनिंग से, यानी कि जहाँ पे यानी कि उटेरस जहाँ पे बच्चे जो होती है, तो उटेरस यानी कि गर्भाशय के परत से यानी कि लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना क्या कहलाती है, तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाता है। युग्मनज यानी कि जायगोट का जुड़ना गर्भाशय के लाइनिंग से इम्प्लांटेशन कहलाती है। अब देखते हैं आघात वर्धनीय सबसे अधिक होती है। तो आघात वर्धनीय यानी कि सबसे अधिक किसे खींचा जा सकती है, तो सोना को खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा। तो समझिएगा कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, तो आंतरिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला घुमा के पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु में गति होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वस्तु में गति होती है तो वह उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें गति है तो वह विशेष रूप से क्या कौन सी ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में गतिज ऊर्जा नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व हम लोग मापते हैं वह द्रव्यमान से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान सबसे अधिकतम होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जड़त्व का मान जो होती है, जड़त्व का मान सबसे अधिकतम भारी धातु में होता है। किस में होती है, भारी धातु में होता है सबसे अधिकतम। तो कहाँ पे इसका आंसर किसके साथ होगा, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग से रेलगाड़ी और हवाई जहाज। ठीक है, सबसे भारी, ये सब क्या हल्का है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंधित है। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और रिपीट होती है। गति समीकरण का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होती है। अब कैसे पूछा जाता है कि गति का तीसरा नियम, तो गति का तीसरा नियम का फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है। तो गति का तीसरा नियम का फॉर्मूला जो होती है वह v² इक्वल टू u² प्लस 2as होती है। गति समीकरण का तीसरा नियम का फॉर्मूला होती है।
फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस जो है क्या है, तो एस जो है सो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस किसके किसके बीच में संबंध बताती है। तो विस्थापन तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन और समय के बीच संबंध बताती है। तो ऑप्शन नंबर विस्थापन के साथ इसका सही आंसर हो जाएगी। तो विस्थापन बोल रहा था कि यहाँ गति का तीसरा नियम, तो गति का तीसरा नियम जो है सो v² इक्वल टू u² प्लस 2as है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एस जो है सो क्या है? विस्थापन है। तो गति का तीसरा नियम जो है वेग, यहाँ पे क्या है? वेग। तो वेग और समय के वेग, हाँ सही से, वेग और विस्थापन के बीच जो होगा सो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि रिलेशन बन जाएगा वेग और विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? तो विस्थापन एक प्रकार की स्थिति है। क्या है? स्थिति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो किसके साथ हो जाएगा? तो स्थिति के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन जैसे कि गति का पहला नियम। तो गति का पहला नियम का जो फॉर्मूला होती है वह क्या होती है? तो v इक्वल टू u प्लस at होती है। तो यह किसके बीच में संबंध दर्शाती है? तो यह दर्शाती है जैसे कि वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाती है। कौन? गति समीकरण के पहला नियम। तो ठीक इसी प्रकार से गति समीकरण का दूसरा नियम भी पूछ सकता है। तो गति समीकरण का दूसरा नियम जो होती है वह क्या होती है? विस्थापन, यानी कि विस्थापन और समय के बीच जो है सो विस्थापन और समय के बीच क्या करती है? संबंध बताती है। और इसका फॉर्मूला क्या होती है? तो s बराबर ut प्लस 1/2 at² इसका फॉर्मूला होती है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, थ्योरी पढ़कर सॉल्व करेंगे। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगी? तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगी? तो उसका दिशा जो होगी सो हमेशा क्या होगी? यानी कि परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, दिशा परिवर्तित होती रहेगी। और यदि दिशा नहीं दिया रहता, वेग यहाँ पे दिया रहता, तो वेग के साथ इसका आंसर सही हो जाता। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलता है? तो वेग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा यदि अच्छा लगता है तो, क्योंकि लाइक करने से हमें फीडबैक बढ़ती है।